इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियां भाग 3, जिसमें हम जानते हैं डॉक्टरों की अनुपस्थिति और राजनीतिक दलों का चंदा। हमने ऊपर तो टॉपिक पढ़ा ना, टॉपिक के नीचे का ही एक थोड़ा सा पार्ट है। यहाँ कुछ चुनौतियां दी गई है, इनके लिए राजनीतिक सुधारों की जरूरत है। चलिए इसमें जानने को मिल जाएगा क्या क्या चुनौती आते हैं, क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं और क्या क्या नहीं किए जा सकते हैं। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इन चुनौतियों पर विस्तार से मतलब बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। यहाँ सुधार के जो विकल्प दिए गए हैं उनको देखें और कारण बताते हुए अपनी पसंद के समाधान को बताएं। यह बात याद रखें कि यहाँ बताए गए विकल्प सीधे सीधे सही है या गलत है, सही करार करता है कि गलत करार करता है, सही करार दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। आप इन विकल्पों को मिलाकर जवाब दे सकते हैं। क्या ऐसा समाधान भी बता सकते हैं जिसकी यहाँ कोई चर्चा ही नहीं हुई है। आप अपना समाधान पूरे विस्तार से दें और अपनी पसंद के लिए तर्क भी बता सकते हैं। यहाँ पर जो दिया है ये मैं नहीं कहता हूं कि परीक्षा के लिए दिया है, बस जानकारी के लिए आप इसको पढ़ो, बाकी चीज के लिए मत पढ़ो। डॉक्टरों की अनुपस्थिति चुनौती। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया कि, और सुझाव भी देना है, सुझाव भी मैं साथ में दूंगा। सर्वेक्षण कराया और पाया कि ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ वहां पर जो डॉक्टर को अधिकृत डॉक्टर अनुपस्थित थे। यहाँ पर बात था जिसको वहां पर सरकारी डॉक्टर के रूप में रखा गया था, और डॉक्टर वहां पर अब्सेंट थे, अनुपस्थित थे, नहीं गए थे। वे शहरों में रहते हैं, निजी प्रैक्टिस करते हैं और महीने में सिर्फ 1 या 2 बार अपनी नियुक्ति वाली जगह पर घूम आते हैं। गांव वालों को साधारण रोगों के इलाज के लिए भी शहर जाना होता है और प्राइवेट डॉक्टरों को मोटी फीस देनी पड़ती है। सुधार का प्रस्ताव यही होता है कि ऐसे डॉक्टरों को निलंबित करो, नौकरी से बर्खास्त करो, 10 साल के लिए सजा दे दो, काम खत्म। और जितना दिन के सजा छोड़ो, सजा माफ, जितना दिन के लिए काम किया है, मतलब जितना दिन पोस्ट पर था उतना दिन का पैसा उसको वापस ले लो। एक बार नहीं किया है, सारा जिंदगी भर नहीं किया होगा, सारा पैसा वापस लो उससे। अब राजनीतिक दलों का चंदा चुनौती। लोकसभा का पिछला चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवारों की संपत्ति औसतन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। यह डर व्यक्त किया जा सकता है कि अब चुनाव लड़ना सिर्फ अमीरों या उनका समर्थन करने वालों के लिए ही संभव है। अधिकतर राजनीतिक दल बड़े व्यवसायिक घरानों के चंदा पर निर्भर हैं। आशंका इस बात की होती है कि राजनीति में पैसों की यह बढ़ती हुई भूमिका गरीबों के खिलाफ जाएगी और अपने लोकतंत्र में जो थोड़े बहुत आवाज उठ पाते हैं उनमें भी वंचित हो पाएंगे। जो थोड़ा बड़ा आवाज उठता है उसमें भी वो लोग वंचित हो जाएंगे। अब इसका सुधार देखो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। डॉक्टर का बताते हैं, सरकार को डॉक्टरों के लिए नियुक्ति वाले जगह पर रहना अनिवार्य कर देना चाहिए, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर देनी चाहिए। दूसरा है डॉक्टरों की उपस्थिति की जांच के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को अचानक छापा मारना चाहिए। 3 नंबर, ग्राम पंचायत को डॉक्टर के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट लिखने का अधिकार होना चाहिए और इस रिपोर्ट को पंचायत में रखा जाना चाहिए। सबसे नीचे, इस जैसी समस्याओं का समाधान उत्तर प्रदेश को कई टुकड़ों में बांटना है। इसके प्रशासन कुशलता से चल रहा है। ये किसके प्रशासन कुशलता से चल रहा है? ये प्रशासन कुशलता मतलब प्रशासन की वजह से चल रहा है। इस जैसी समस्याओं का समाधान, जो ऊपर डॉक्टर अनुपस्थित है, वैसे समस्याओं का समाधान उत्तर प्रदेश को कई टुकड़ों में बांटना है, जिसे प्रशासन कुशलता से चल सकेगा। देख लो, कोई भी डॉक्टर अपने जगह पे नहीं है, कोई भी कार्यकर्ता अपने कार्य करने वाले नौकर अपने जगह पे नहीं है, सरकारी नौकर वहां पे नहीं है, तो उनको तुरंत वहां से डिसमिस करो, रखने की जरूरत नहीं है। अब लोकसभा में देख लेते हैं कि लोकसभा सांसद
सांसद जब चुनाव लड़ता है तो अरबों खरबों रुपया अरबों नहीं, करोड़ों रुपया लग जाता है। यहाँ पर देखते हैं, प्रत्येक राजनीतिक दल के वित्तीय लेखा जोखा को सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए। इसका लेखा सरकारी ऑडिटरों से कराया जाना चाहिए। चुनाव का खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। पार्टियों को चुनावी खर्चों के लिए सरकार कुछ रकम दे तो हो सकता है। नागरिकों को भी दलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चंदा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे चंदों पर आयकर में छूट मिलनी चाहिए। मतलब चंदा मिलता है तो उस पर कर नहीं दिया जाए, टैक्स नहीं हो, इस पर भी छूट दिया जाना चाहिए। अब देखो हो क्या रहा है, कोई भी काम कर रहा जाए, जो कमीशन मिलता है ना, कमीशन को जमा करो अगले साल चुनाव जीतने के लिए। वो कमीशन का खर्चा मत करो ना आप, कमीशन का केवल एक ही को इस्तेमाल है अगले चुनाव में उसका काम करना। बाकी सब इधर उधर का जो पैसा है लगाओ ना अपने जिम्मे। कोई और समस्या जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं, यहाँ पर चुनौती लिखिए और सुझाव लिखिए। मैं इन्हीं का सुझाव बताता हूँ, सुधार का प्रस्ताव बताता हूँ। ऐसे जितने भी डॉक्टर अनुपस्थित है, उनसे जितना दिन कार्य किए हैं उस कार्य का पैसा वापस लिया जाए। ठीक है। जो भी प्रबंधन मतलब जो भी प्रशासन इसका देख रेख कर रहा है उसको भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। तुम्हारे वजह से ही ऐसा हुआ है। जो लोगों को यहाँ पर बताना चाहिए कि तुम्हारे साथ आपके साथ ये सुविधा दिया गया है, आपको नहीं मिल रहा है, तुरंत आप हेडक्वार्टर में फोन करो, उसको सस्पेंड किया जाएगा। लोकसभा में ले लो, लोकसभा में है गरीब लोग उठना चालू होंगे, गरीब लोग सामने आएंगे तबे जाकर कुछ बात बन सकती है। पैसा के दम पर तो कुत्ता भी लोग पाल लेते हैं। जिनके पास 1-1 करोड़ रुपया है वो चुनाव लड़ते हैं तो वो कुत्ते हैं। जिनके पास 1 भी रुपया नहीं है वो चुनाव लड़ते हैं, वही महान, वही राजनेता, वही नेता, बाकी सब बेकार। राजनीति को सुधारना देखते हैं कैसे। सरोज ने आखिरकार मैडम लिंगदोह को अपनी कक्षा के सामने पकड़ ही लिया। यह योजना वह कुछ समय से बना रही थी। मैडम, मुझे सचमुच कनाडा वाला वह कार्टून बहुत अच्छा लगा। रोज ने बातचीत शुरू करने के लिए यह प्रकरण छेड़ा, यह बात को बोला। कौन सा? मैडम लिंगदोह को एक बारगी वह कार्टून याद नहीं आया। मैडम को एक बार भी वह कार्टून याद नहीं आया। मैडम, वह कार्टून जिसमें कहा गया है कि कनाडा के 98% लोग सारे राजनेताओं को एक बड़े कार में बंद करके उनको जल प्रवाह, कौन सा? नियाग्रो जल प्रवाह में फेंकना चाहते हैं। नियाग्रो जल प्रवाह वहां के कहां के बाद में बता रहा हूं, कनाडा में एक जल प्रवाह है जिसका नाम है नियाग्रा, बहुत ज्यादा गहरा है उसमें। तो वो बोलते हैं 98% लोग कि इन सबको उसमें फेंक दिया जाए एक कार में बंद करके। मुझे तो अपने राजनेता याद आ रहे थे। हमें तो अब बड़े वाहन और ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल नदी की जरूरत होगी जहां पर सारे नेताओं को फेंका जा सकता है। लिंगदोह मैडम रोज की बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी। अधिकतर भारतीयों की तरह वह नेताओं के व्यवहार तथा दल और देश का शासन चलाने के अनेक तौर तरीकों से नाराज थी। जैसा हमारे देश में नेता लोग मिलकर शासन व्यवस्था चलाते हैं उस पर नाराज थी, इसीलिए वह ब्रह्मपुत्र नदी में सारे नेताओं को फेंकना चाहती थी। पर वे चाहती थी कि रोज इस समस्या की जटिलता को समझे। उन्हें पूछे, तुम्हें क्या लगता है कि राजनेताओं को हटाने से तुम्हारी समस्याएं सुलझ जाएगी, तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएगी? हाँ मैडम, क्या ये घटिया नेता लोग ही हमारे देश की समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं है? मेरा मतलब है भ्रष्टाचार, दल बदल, जातिवाद, सांप्रदायिक दंगे, अपराध, हर गड़बड़ के लिए यही जिम्मेदार हैं। लिंगदोह मैडम, तो हमें अभी से सारे राजनेताओं से मुक्ति पाने भर भी जरूरत है। क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि उनकी जगह जो दूसरा आएगा वो ठीक होगा, अच्छा होगा, अच्छा काम करेगा, हम उसे शाबाशी देंगे? नहीं होगा ना। रोज, हाँ मैम,
हाँ, मैंने इस बात को तो सोचा ही नहीं था, लेकिन संभव है इसकी तरह न हो। मतलब जो अभी है उसकी तरह तो ना हो। संभव है अगले बेहतर चरित्र वाले नेता आएंगे। लिख दो मैडम, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, और अगर लोग ज्यादा चौकस रहें और दिलचस्पी लेकर भ्रष्ट और खराब नेताओं को हटाएं तथा अच्छे लोगों का चुनाव करें तो स्थिति बदल सकती है। फिर यह भी हो सकता है कि सारे नेता भ्रष्ट न हो। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं मैडम? बीच में ही रोज ने कहा। बीच में ही रोज ने कहा, मैडम एक मिनट लिख दो मैडम, मैं यह नहीं कह सकती कि राजनेता भ्रष्ट नहीं है। संभव है कि वह तुम नेताओं के बारे में सोचती हो तो तुम्हारे ध्यान में वह बड़े लोग होते होंगे जिनकी तस्वीर अखबारों में छपती है। मुझे भी उन्हीं नेताओं की याद आती है, जिन्हें मैं जानती हूँ उसी की याद आती है। मैं जिसको जानूंगी उसी का तो याद आएगा ना। मुझे नहीं लगता कि जिन नेताओं को मैं जानती हूँ वे मेरे अपने साथियों या सरकारी अधिकारों, ठेकेदारों तथा मेरे जानकारी के मध्यवर्गीय पेशेवर लोगों से ज्यादा भ्रष्ट हों। अच्छे हैं। राजनेताओं का भ्रष्टाचार अधिक दिखाई देता है और हम उसी धारा पर सभी नेताओं के बारे में धारणा बना लेते हैं। उनमें से कुछ भ्रष्ट हैं तो कुछ ईमानदार भी हैं भैया। रोज ने हार नहीं मानी। मैडम, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि भ्रष्टाचार और जाति धर्म के आधार पर राजनीति करने जैसा गलत कामों पर रोक होनी चाहिए। लिख दो मैडम, रोज सीधे सीधे ऐसा नहीं कह सकते। एक बार तो यही कि राजनीति में जाति और धर्म का इस्तेमाल रोकने का कानून तो अभी है ही, लेकिन नेता उनके दरकिनार करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। देखो, इस धर्म और जाति को लेकर नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन उसके लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेते हैं कैसे जीतना है। जब तक लोग जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने और भरमाने का काम बंद नहीं करेंगे, तब तक कानून कुछ नहीं कर सकता। जब तक लोग नेता जाति धर्म की सीमाओं से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक वास्तविक लोकतंत्र नहीं आएगा। अगर नेता जाति और धर्म समस्याओं से ऊपर नहीं उठेंगे, जाति धर्म ऐसा समस्या है, अगर इसके ऊपर नहीं उठते हैं तो कभी भी वास्तविक लोकतंत्र यहाँ पर नहीं आने वाला है, कभी भी बहाल नहीं होगा। ऐसे घूसखोर चाटुखोर से बचना चाहिए, जिसके लिए आपको राजनीति में आना पड़ेगा। लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा। फिर से लोकतंत्र की परिभाषा पाते हैं। पिछले साल हमने लोकतंत्र की इस यात्रा की शुरुआत उसने न्यूनतम परिभाषा के साथ की थी। क्या आपको वह परिभाषा याद है? पिछले साल की आपकी पाठ्यपुस्तक के अध्याय 2 में 9वीं क्लास में दूसरा अध्याय, उसमें दी गई है परिभाषा कुछ इस प्रकार थी। लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं, अपने पार्टी अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इसके बाद हमने अनेक मामलों पर गौर किया और परिभाषा में कुछ और चीजें जोड़ी। लोग द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले ले। चुनाव में लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर और विकल्प मिलना चाहिए। ये विकल्प और अवसर हर किसी को बराबरी में उपलब्ध होना चाहिए। देखो, यहाँ पर बात है कि लोग अपना शासक खुद चुन सके, और जो भी शासक चुना जा रहा है जो वर्तमान में है, उन सब में एक बराबरी और विकल्प भी होना चाहिए कि हम किसको चुन सकते हैं। विकल्प चुनने के इस तरीके से ऐसे सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों पर नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए काम करे, अच्छा काम करे। क्या करे? अच्छा काम करे। संविधान के नियम के अनुसार वह देश को चलाने के लिए अच्छा विकल्प साबित हो।
शायद आपको निराशा हुई होगी कि शायद आपको निराशा हुई होगी इस परिभाषा में उन ऊंचे आदर्शों की चर्चा नहीं की गई है। ऊंचे काले खड़ूठे लोगों की क्या चर्चा करें? जो लोग पैसा ले लेकर दिल काला कर लिए हैं उनके बारे में क्या चर्चा करें? नहीं चर्चा करें, वही अच्छा है। आप जब जाति धर्म का पेपर बनवाओगे ना, जाति प्रमाण पत्र, तो उसमें लिखता है गैर आरक्षित जाति, जिसमें आता है जनरल, उसमें कौनो ऊपर नीचे राजपूत फाजपूत कुछ नहीं है। लेकिन आप आ जाओ अति पिछड़ा, पिछड़ा, इसमें कितने जाति मिल जाएंगे? अत्यंत पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा में भी आएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, औदर में भी कितने जाति आ जाएंगे। लेकिन गैर आरक्षित जाति में नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि ये लोग ऐसा व्यवस्था ही बनाए हैं। सब पंडितों का कियल धल है। सबसे पहले अपने दोस्तों से पंडितों को हटाओ, पंडित को बहिष्कार कर दो, हटाओ, उसकी जरूरत नहीं है देश को। शायद आपको निराशा बता दी है ना, जिसको हम लोकतंत्र के साथ जोड़कर देख सकते हैं। देखो आज सब चीज किसकी वजह से हो रहा है? धर्म की वजह से। धर्म को कौन चला रहा है? छोटे छोटे लवंड। आज ही मैं एक रील्स देख रहा था, एक छोटा सा लवंडा भागवत कथा पढ़ता है, उसको लोग बाबा बना दिए, संत बना दिए। साड़ी पहनकर प्रवचन क्या करने लगा, लोग उसको सिराखों पर चढ़ा लेते हैं और वो एकदम खूब नाटक करता है। अरे भैया, कौन सा बाबा, कौन सा साधु होता है जिसको हाथ में सोना का जरूरत हो जाता है, गर्दन में सोना का बाली पहने, सॉरी बाली नहीं, हार पहने, सोना का वो सिकरी पहने, कान में कुंडल पहने। ठीक है, मानते हैं कोई दान आपको दे दिया है, दान दे दिया है ना, तो आप उसको भी दान कर दो ना देश के लिए। तुम काहे को पहने बे? तुमको नहीं पहनना चाहिए। जिसको हम लोकतंत्र के साथ जोड़कर देख सकते हैं। देखोगे तो ऐसे चाटुखोर लोग मिल जाएंगे। हमें लोकतंत्र के कुछ आदर्शों की चर्चा जरूर की थी और व्यवहारिक हिसाब से हमें लोकतंत्र के न्यूनतम लेकिन स्पष्ट परिभाषा से बात शुरू की थी। हमने लोकतंत्र के स्पष्ट भाषा में शुरुआत किया था कि लोकतंत्र क्या है। अपने मर्जी से, अपने मत से किसी को चुनकर हम शासन का व्यवस्था दें, उसी को लोकतंत्र व्यवस्था कहते हैं। आम भाषा में समझो। इसे हमारे लिए लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्पष्ट अंतर करना आसान हो जाता है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था तो सबसे खराब है, अच्छा है लोकतंत्र व्यवस्था। लेकिन मैं हर्षवर्धन, जो राजा हर्षवर्धन हुआ करते थे, वो अच्छे थे, क्योंकि अपने वाले को थोड़े खराब बोल सकते हैं। आपने पाया होगा कि लोकतांत्रिक सरकार और राजनीति के विभिन्न पहलुओं की अपनी चर्चा में हम उस परिभाषा से काफी आगे आ गए हैं। देखा जाए यहाँ पे तो हम लोकतांत्रिक सरकार और राजनीतिक विभिन्नताओं के पहलू से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब हमने विस्तार से लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा की है और पाया है कि अधिकार सिर्फ वोट देना, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने भर नहीं है। इससे कुछ नहीं होना, इससे कुछ नहीं होगा। हमने कुछ ऐसे राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की चर्चा की जिन्हें एक लोकतांत्रिक शासन को अपने नागरिकों को देना ही चाहिए। हर किसी को लोकतंत्र पे चर्चा करने का अधिकार देना चाहिए। नहीं दे पाए तो अच्छा शासक आप नहीं हो। हमें सत्ता में हिस्सेदारी को लोकतंत्र की भावना के अनुकूल मानना था। सत्ता में औरत हो पुरुष हो, भागीदारी मिल जाता है। किन्नर को भागीदारी कौन देगा? तुम्हारा मौसा देगा? उसको भी तो देना है ना। देश का वो भी निवासी है, वो भी वोट देता है। इसलिए जितना हक औरतों का है, जितना हक मर्दों का है, उतना ही हक और किन्नरों का भी है। चर्चा की थी कि सरकारों और सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। सत्ता में साझेदारी और सरकार सामूहिक समूहों को साथ लेकर चले, उनके बीच में समझदारी लाए, वही अच्छा लोकतंत्र होता है। और ऐसे ही लोकतंत्र की जरूरत होती है जो सामाजिक समूह में सरकारों के बीच में समझदारी के माध्यम से आगे बढ़े, हर किसी के बीच में झगड़ा झंझट को रोककर देश को आगे बढ़ाने की बात करे।
हमने यह भी देखा है कि लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही और क्रूर शासन व्यवस्था नहीं हो सकता। हमने यह भी देखा कि लोकतंत्र व्यवस्था जो है, जो तानाशाही लोग थे, क्रूर शासन व्यवस्था था, वैसा तो नहीं ही है, उससे बहुत अच्छा है। और अल्पसंख्यक आवाजों का आदर करना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं? अल्पसंख्यकों के आवाज का आदर करते हैं। मुसलमानों लोग को अधिकार दिए हैं, जो कम धर्म, मतलब जो धर्म से संख्या कम है, मतलब कोई धर्म है जिसकी संख्या कम है, उनको अल्पसंख्यक बोलते हैं। मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन ये अल्पसंख्यक है, इनको हम लोग अच्छा प्रावधान दिए हैं। ये अपना पाठशाला खोल सकते हैं, उनका चर्च होता है, मदरसा होता है, गुरुद्वारा होता है। हमारा क्या होता है? हमारा तो सरकारी स्कूल होता है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। लोकतंत्र की हमारी चर्चा सरकार और उसके कामकाज से आगे तक गई। हमने यह चर्चा भी किया है कि भेदभाव को समाप्त करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण काम है। यहाँ पर देखा जाए तो सरकार के कामकाज को मारो गोली, अलग बात होगी, ठीक है। चर्चा की बात कर दे तो भेदभाव समाप्त करने का काम भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण काम है कि भेदभाव खत्म करो। आज मैं आपको एक कहानी, रियल कहानी बताता हूं। मैं एक बैंक में था तो मेरे को लाइन लगना पड़ा, लेकिन जब एक अमीर आया, वहां पे करोड़पति आया, तो वहां के उन मैनेजर उठकर आ गया कि सर 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 आप लाइन में क्यों लगे, कैबिन में बैठिए। काय भैया कैबिन में बैठिए? वो अमीर है तो कैबिन में बैठेगा? लाला लाजपत राय आज तक बैठवे नहीं किए। लाला लाजपत राय को छोड़ दो, दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी अपने बेटा का एडमिट कार्ड नहीं, रिजल्ट लेने के लिए लाइन में लग गए, और तुम उनसे बड़का तोप थोड़े हो। लेकिन यहां पर तो भैया अलग बात हो जाती है। आखिर में हमने यह भी चर्चा लगाई है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमें कुछ न्यूनतम चीजों की उम्मीद तो करनी ही चाहिए। किसी भी लोकतंत्र व्यवस्था से कुछ नियमित रूप से हमें उम्मीद रहना चाहिए, उम्मीद करना भी चाहिए। ऐसा करने में हम लोकतंत्र की उस परिभाषा के खिलाफ नहीं गए हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोकतंत्र के परिभाषा के खिलाफ जाएंगे। करते हैं तो हम लोकतंत्र के साथ चलते हैं। जो पिछले वर्षों में दी गई थी, हमने पढ़ा भी है, जो लोकतंत्र में आंदोलन हो, जो लोकतंत्र में सहमत नहीं हो हर कोई, वही लोकतंत्र अच्छा चलता है। किसी भी देश को लोकतंत्र कहने के लिए जिन न्यूनतम चीजों की जरूरत होती है, उसे परिभाषित करके हमने शुरुआत की है कि क्या क्या करके किसी देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहा जा सकता है कि भैया ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है। इसके बाद हमने लोकतंत्र के लिए कुछ वांछित शर्तों की चर्चा की जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। हमने ऐसे शर्तों को भी चर्चा किया जिसको हम लोग पूरा कर सकते हैं, जरूरी शर्तों को। फिर हमने लोकतंत्र के परिभाषा से आगे बढ़कर अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था का ब्यौरा दिया है। एक अच्छे लोकतंत्र को हम कैसे परिभाषित करेंगे, एक अच्छे लोकतंत्र व्यवस्था को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ये जवाब आपको एग्जाम में देना पड़ेगा। इसके लिए आप ध्यान से पढ़ो। इसकी विशेषताएं क्या क्या है, लोकतंत्र के विशेषताएं क्या क्या है। किसी लोकतंत्र को अच्छा बनाने के लिए उनमें किस विशेषता का होना बहुत जरूरी है, और अगर कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक है तो उसमें क्या चीज निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए। ये फैसले आप कीजिए। ये फैसला केवल आपको करना है, इसलिए आप ही को करना है, आप ही कीजिएगा। ये देखो, एक बूढ़ा अखबार पढ़ रहा है, पढ़ने दो पंक्तियों के बीच की बात, जो किस तरह एकदम आंख फाड़ कर पढ़ रहा है। अगले लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए यह रही आपके लिखने की जगह। आप यहाँ पर लिखोगे कि अगले लोकतंत्र को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। 50 शब्दों में यहाँ पर आपको लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपने नाम की अच्छे लोकतांत्रिक की परिभाषा, यहाँ पर नाम लिखो,
फिर उसके बाद से यहाँ पर एक अच्छा लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिभाषा दो। बस यही इसमें क्वेश्चन प्रश्न है। विशेषताएं सिर्फ बिंदुवार लिखें, बूंदा बूंदा जहां लिखा है वहीं पर लिखना है। आप बताना चाहते हैं कि आप बताना चाहें उतने बता सकते हैं। इसे कम से कम बिंदुओं में निपटाने का प्रयास करें। कम से कम बिंदु मतलब 3-4 बिंदु, 2 से 3 बिंदुओं में आप इसको खत्म करें। ये सवाल है, आपको यह अभ्यास कैसा लगा? क्या आपको इसमें आनंद आया? क्या यह बहुत मुश्किल था? क्या कुछ परेशानियां हुई? क्या डर भी लगा? क्या आपको लगता है कि इस पाठ्यपुस्तक ने इस महत्वपूर्ण अभ्यास में आपकी मदद नहीं की है? क्या आपको डर है कि आपकी परिभाषा गलत भी हो सकती है? तो लोकतंत्र के बारे में आपकी पढ़ाई का यह रहा आखिरी सबक। अच्छे लोकतंत्र की कोई बनी बुनाई परिभाषा नहीं होती है। कहीं भी आप जाकर देखोगे तो ये नहीं होगा कि आपको खाना बने बनाए मिल जाएगा, बनाना पड़ता है। डाउनलोड तो होता नहीं है ना। अच्छा लोकतंत्र वही है जैसा उसे जैसा हम उससे सोचते हैं और जिसे बनाने की आकांक्षाएं रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं। यह बात कुछ अजीब लग सकती है, आपको भी लग सकती है। फिर भी इस बात पर गौर करें, क्या यही लोकतंत्र है? कोई डंडे के जोर पर बताए कि अच्छा लोकतंत्र क्या है। आपको हिम्मत है तो बताओ कि अच्छा लोकतंत्र क्या है। हमारे पास हिम्मत है, हम 10 सालों के अंदर में बताएंगे कि अच्छा लोकतंत्र क्या होता है। और बोल कर नहीं, कर कर बताएंगे। वेट 10 ईयर। आज आप 10वीं में हो, 10 साल आप जब भी पढ़ो। ये रिकॉर्डिंग 2023 का है, स्टडी 2023 का है। आप ठीक 2033 तक देखोगे कि एक अच्छे माध्यम से मेरा नाम, जो फोटो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, मतलब थंबनेल में, ये फोटो का आप ध्यान देना, ये फोटो आपको बहुत जल्द दिखेगा। तो हम वो करके दिखाएंगे कि अच्छा लोकतंत्र क्या होता है। यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है। फिर मिलते हैं किसी अगले अध्याय में। अभी देखो, अभी आप 10th में ये लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ गए, भारत और समकालीन भारत पढ़ोगे। ये पढ़ गए तो दूसरा पढ़ो। और भूगोल का तो भूगोल पढ़ना है ना। अभी भूगोल, इतिहास आप पढ़ सकते हो, इसमें से सब चीज पढ़ना। अर्थशास्त्र का एक है, उसको भी आप पढ़ो। हिंदी का भी 10th अपलोड हो चुका है, हिंदी का भी पढ़ो। और बहुत जल्द 11th का भी अप्लाई हो जाएगा, इस पर अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगले साल जब आप आर्ट्स लोगे तो। ठीक है, यहाँ पर बता दूं तो आप सभी को अपने वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत बहुत बधाई। आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो, पास हो, यही हमारी इच्छा है। और हमारी इच्छा को आप पूरा कर सकते हैं गुरु दक्षिणा की वजह से। गुरु दक्षिणा ही समझो, लेकिन नंबर आना चाहिए बढ़िया, बस मैं यही जानता हूँ। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले बुक में।